नमस्कार, संवाद एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं शाहनवाज खान। संवाद के इस कड़ी में मैं आपको कानून की बात बताऊंगा, क्योंकि मैंने संवाद पे लगभग अब तक 4 से ज्यादा एपिसोड चला चुका हूं, लेकिन आज संवाद के इस कड़ी में कानून और बस्तर की बात होगी, बस्तर की न्याय व्यवस्था की बात होगी, क्योंकि बस्तर में कानून और न्याय की जो बात है वो पिछले कई दिनों से अटकी हुई है मेरे पेज पे। आज बस्तर में कानून की बात करने के लिए बस्तर के जाने माने अधिवक्ता, सीनियर अधिवक्ता संकल्प दुबे जी हमारे साथ मौजूद है। पहले तो संकल्प दुबे जी, आपका संवाद एक्सप्रेस पे बहुत बहुत स्वागत है। आप बस्तर की वकालत करते हैं, बस्तर में वकालत करते हैं और बस्तर के लोगों के लिए वकालत करते हैं। तो क्या इस वकालत वाले शब्द के लिए आपको कितना कठिनाई का सामना करना पड़ा, किन किन परिस्थितियों से आपको गुजरना पड़ा इस बस्तर की वकालत में आने के लिए? देखिए, कठिनाइयाँ ऐसे जो पढ़ाई करनी है वो तो करनी ही पड़ी, और स्कूलिंग के दौरान ही मैंने ये तय कर दिया था कि मुझे भविष्य में वकालत करनी है, वकील बनना है। और उस समय में लॉ के कोर्सेज जो यहाँ 3 इयर्स कोर्स है, 5 इयर्स कोर्स नहीं हुआ करता था, और मेरा ये अपना प्लान था कि जो कानून की अंतिम पढ़ाई होगी, टॉप मोस्ट पढ़ाई होगी, वहाँ तक मैं पढ़ना चाहता था कानून को। तो जबलपुर से मैंने अपना लॉ ऑनर्स पूरा किया, फिर LLM पूरा किया, उसके बाद 1-2 CLD के कोर्सेज भी मैंने पूरे किए जो लॉ से रिलेटेड है। और उसके बाद अपने सीनियर के पास जबलपुर में जूनियरशिप करने के बाद बहुत कम पीरियड के लिए मैंने साल भर 9, 10, 11 महीने की जूनियरशिप की मैंने, और उसके बाद बस्तर में इंडिपेंडेंटली वगैरह शुरू की। जी, आप इतने ज़्यादा जब क्वालिफाइड हुए तो आपको ऐसा क्यों लगा कि आपको बस्तर में ही वकालत करनी चाहिए, बस्तर के लिए, बस्तर के लोगों के लिए ही वकालत करनी चाहिए? देखिए, मेरा व्यक्तिगत रूप से ये मानना है कि मुझे मेरे सीनियर ने भी कहा था, जब मैं जबलपुर से वापस आ रहा था, जगदलपुर बस्तर वापस आ रहा था, तो उन्होंने मुझसे कहा था कि बहुत बड़ी गलती कर रहे हो और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में प्रैक्टिस करने जा रहे हो। LLM किया है, कॉन्स्टिट्यूशन पे लॉ ऑनर्स पूरा किया है, तो कम से कम हाई कोर्ट में वकालत करने के लिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। तो मुझे व्यक्तिगत रूप से ये लगता है कि बहुत बड़े देश की प्रजा होने से अच्छा छोटे से देश का राजा होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और जगदलपुर से बस्तर से मेरा विशेष लगाव है, क्योंकि मैं कहीं बाहर का व्यक्ति नहीं हूँ। मेरा जन्म यहीं जगदलपुर में हुआ है, यहीं के सरकारी मानानी अस्पताल में हुआ है, और यहाँ से मेरा अपना एक प्रेम है। मुझे पढ़ाई करने के लिए बाहर जाने की जरूरत इसलिए पड़ी कि उस समय में ये कोर्सेज नहीं हुआ करते थे यहाँ पे। LLM तो शायद आज भी यहाँ पे नहीं है। लॉ ऑनर्स मुझे अपना पूरा करना था, हायर स्टडीज करना था। जबलपुर उस जमाने में जब मध्य प्रदेश हुआ करता था तो हमारा हाई कोर्ट था, मुझे इंटर्नशिप भी वहाँ से पूरी करनी थी। तो नेचुरली मेरा वहाँ पे एडमिशन हुआ यूनिवर्सिटी पे, और मैंने वहाँ से पढ़ाई पूरी की। लेकिन टारगेट यही था, लक्ष्य यही था कि वकालत बस्तर में करनी है, और यहाँ पे जगदलपुर में पैदा हुए हैं, यहीं रहते हैं, और यहाँ के लोगों के लिए काम करना है, यहाँ अपने आप को स्टैब्लिश करना है, यहाँ अपने आप को साबित करना है, उसमें सफल रहा हूँ। जी बिल्कुल। आप बस्तर में रह रहे हैं, अब बस्तर की वकालत करते हैं, तो क्या लगता है बस्तर में वकालत जो है उसमें न्याय की व्यवस्था कैसी होनी चाहिए आपके नजरिए से? क्या लगता है बस्तर में जो एक न्याय व्यवस्था है उसको कैसे आगे भी बढ़ाया जा सकता है? देखिए, जब मध्य प्रदेश का समय हुआ करता था, 2000 के पहले हम MP में थे, छत्तीसगढ़ अलग नहीं हुआ था, तो हमारा हाई कोर्ट हुआ करता था जबलपुर। हमारा जुरिस्डिक्शन जबलपुर का हुआ करता था, हाई कोर्ट का। उस समय देखिए बहुत डिस्टेंस हुआ करता था जबलपुर जाने के लिए। आदमी रायपुर जाता था, रायपुर से फिर 600-700 किलोमीटर जबलपुर ट्रैवल करता था, 300-350-400 किलोमीटर। अब हमारा ऑनरेबल हाई कोर्ट जो है बिलासपुर में है, लेकिन मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है कि एक हाई कोर्ट की बेंच जो है वो जगदलपुर में होनी चाहिए। अभी आप देखिए, कोंटा, सुकमा, बीजापुर में जो व्यक्ति रहता है उसको बिलासपुर जाना, यहाँ से बिलासपुर 410-420 किलोमीटर। वहाँ से अगर आप कोंटा से, सुकमा से, बीजापुर से देखेंगे तो वहाँ से 100-150 किलोमीटर और हो गया। मतलब आप 500-550-600 किलोमीटर ट्रैवल करके ही आप हाईकोर्ट तक पहुँच पाते हो। तो जगदलपुर में हाईकोर्ट की बेंच होना बहुत ज़रूरी है, जिससे आसपास के क्षेत्र के लोगों को रैपिडली जो है न्याय मिल पाएगा, जल्दी न्याय हो पाएगा। रिट पिटिशंस के मैटर हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स हैं, बेल्स हैं जो जिसको हमको आज भी हाईकोर्ट भेजना पड़ता है अगर यहाँ से खारिज हो जाती है, तो सर्विस मैटर्स है, उन चीज़ों की यहाँ सुनवाई होगी तो बस्तर के लोगों के लिए बहुत सुविधाजनक होगा और न्याय बहुत जल्दी प्राप्त होगा। और मुझे तो लगता है कि चाहे सरकार कांग्रेस की हो या इससे पहले 15 साल भाजपा की सरकार रही, उससे पहले 3 साल और कांग्रेस की सरकार रही, बस्तर में हाईकोर्ट की बेंच को स्टैब्लिश करने के लिए यहाँ के लोकल नेताओं को, विधायकों को, चाहे वो किसी भी दल के हों, उनको सोचना चाहिए। बार एसोसिएशन का हमेशा इंटरेस्ट रहा है कि बस्तर में हाईकोर्ट की बेंच स्टैब्लिश हो, लेकिन ये बार के हाथ का मामला नहीं है। कहीं ना कहीं पॉलिटिकल विल की भी इसमें ज़रूरत है, कहीं ना कहीं और दूसरे फैक्टर्स हैं वो भी काम करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस मांग को बहुत तीव्रता से उठाना चाहिए कि बस्तर में, जगदलपुर में हाईकोर्ट की बेंच स्टैब्लिश हो, जिससे सारे बस्तर संभाग का भला होगा न्याय के मामले में।
जी बिल्कुल, एक अच्छी बात है कि बस्तर में हाई कोर्ट जैसी व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि बस्तर एक बड़ा क्षेत्र आता है और यहाँ पे कई सारे जो मुकदमे हैं आज भी पेंडिंग पड़े हुए हैं। तो आपको क्या लगता है, आप जब इतनी पढ़ाई पढ़े हैं, इतनी बहुत तरह के आपने केस लड़े होंगे, लेकिन बस्तर में आप केस लड़ रहे हैं, कानून वकालत कर रहे हैं, तो आप किस तरह के जो कानूनन लड़ाई जो लड़ते हैं, किस तरह की कानूनन लड़ाई लड़ना पसंद करते हैं? ज्यादातर मामले आप किस प्रकार के हैंडल करते हैं? देखिए, कानून की पढ़ाई में तो आपको सब कुछ पढ़ना है, बेसिकली सिविल, क्रिमिनल, कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स ये पढ़ना है। मास्टर्स मेरा जो LLM है वो मैंने कॉन्स्टिट्यूशनल एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ पे किया, और कहीं ना कहीं शुरू से मेरा इंटरेस्ट जो रहा है वो सिविल मैट्रिमोनियल लॉ पे बहुत ज्यादा रहा है। सिविल साइड के मुकदमे, मैट्रिमोनियल साइड के मुकदमे में मैंने हमेशा काम करना पसंद किया। मेरे सीनियर का ऑफिस भी सिविल मैट्रिमोनियल का ऑफिस था, उसमें कहीं ना कहीं बहुत स्पेशलाइजेशन हमने किया है। कॉन्स्टिट्यूशन पे LLM करने का रीजन भी वही था कि सिविल साइड की प्रैक्टिस करना है, प्रॉपर्टी रिलेटेड मैटर्स, बैंकिंग है, शादी संबंधित मैटर्स जो होते हैं, डाइवोर्स वगैरह मैट्रिमोनियल मैटर्स होते हैं, उस पर ज्यादा फोकस करता हूं मैं। उन्हीं के बहुतायत में केसेस हैं, उससे रिलेटेड जो क्रिमिनल केसेस अराइज होते हैं, खासकर सिविल मैट्रिमोनियल मैटर्स से रिलेटेड क्रिमिनल केसेस जो अराइज होते हैं, जैसे 498 का मैटर हो गया, डोमेस्टिक वायलेंस का कोई मैटर हो गया, और कोई जनरल क्रिमिनल मैटर्स हैं, उस पर ज्यादा फोकस मेरा रहता है। वही केसेस मेरे पास हैं और उसी पे स्पेशलाइजेशन करके उस पर काम करने पे ज्यादा विश्वास करता हूं मैं। बहुत ज्यादा हीनियस क्राइम्स जैसे हैं उस पर मैं वकालत करना पसंद नहीं करता हूं, और उस साइड की वकालत मैंने कभी अपने सीनियर के ऑफिस से भी नहीं की है, क्योंकि एक सिविल मैट्रिमोनियल के ऑफिस से मैंने अपनी इंटर्नशिप पूरी की, जूनियरशिप पूरी की है। तो सिविल साइड में, मैट्रिमोनियल साइड पे ज्यादा फोकस रहता है मेरा। जी बिल्कुल। आप फिर से मैं आपको दोहराना चाहूंगा, बस्तर में वकालत करते हैं, बस्तर की वकालत करते हैं, बस्तर के न्याय व्यवस्था की बात करते हैं, तो बस्तर में एक शब्द आता है नक्सलवाद, एक शब्द आता है आदिवासी। तो क्या लगता है बस्तर में जो नक्सली हैं, जो नक्सली मामले हैं, उन नक्सली मामलों में आदिवासी की लड़ाई जो है कितनी कठिन है? आपके नजरिए से क्या लगता है, जो नक्सलियों की नक्सली से पीड़ित आदिवासी है, उनकी लड़ाई कितनी कठिन है उनको न्याय के लिए? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैंने इससे पहले आपको कहा कि कोई भी लड़ाई हो, लीगल एस्पेक्ट के लिटिगेशन की कोई भी लड़ाई हो, हम यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तक सीमित हैं। ना तो हमारे पास किसी प्रकार का ट्रिब्यूनल है, ना तो हमारे पास हाई कोर्ट की बेंच है। अब एक आपको क्रिमिनल मैटर की अगर मैं चर्चा करूं, किसी विषय की, किसी व्यक्ति के ऊपर कोई आरोप लगाया, उसकी जमानत हमने यहाँ पे लगाई, तो उसकी जमानत यहाँ से खारिज हो जाती है। तो उसकी जमानत के कागज हमको यहाँ से निकाल के हाईकोर्ट भेजना पड़ता है। यहाँ से हाईकोर्ट भेजने से कहीं ना कहीं उसके ऊपर खर्चे भी जा जाते हैं। अगर यहीं हाईकोर्ट की बेंच होती तो खर्चा, एक व्यक्ति को मुकदमा लड़ने का खर्चा जो है जगदलपुर में कम पड़ता है। यहाँ पे आदमी कम से कम पैसे पे हम लोग पैरवी कर देते हैं क्लाइंटों की, क्योंकि लोकल है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस हमको भी नहीं होता है। हाई कोर्ट भेजना, वहाँ से फिर सुप्रीम कोर्ट भेजना, ये जो एक्सपेंसेस होते हैं क्लाइंट्स को, इस पर बहुत ज़्यादा क्लाइंट सफ़र करते हैं। और रही बात नक्सल रिलेटेड मैटर्स की और हीनियस क्रिमिनल मैटर्स हैं, जैसे मर्डर्स हैं या दूसरे कोई मैटर्स हैं, तो वो मुकदमे मैं जनरली लेता नहीं हूँ। सिविल, मैट्रिमोनियल, रेवेन्यू साइड के, बैंकिंग साइड के केसेस ज़्यादा मैं करता हूँ। तो लेकिन मैटर कोई भी हो, चाहे वो सिविल साइड का हो, चाहे मैट्रिमोनियल साइड का हो, बैंकिंग साइड का हो, या कोई सीरियस मैटर हो, या हीनियस क्राइम से रिलेटेड मैटर हो, पुलिस रिलेटेड मैटर हो, कहीं ना कहीं अगर हाई कोर्ट की बेंच यहाँ पे होगी, ट्रिब्यूनल्स यहाँ पे होंगे, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल मुझे लगता है कि यहाँ पे आना चाहिए। एनएमडीसी का प्लांट यहाँ पे खुल गया है, तो नेचुरली इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स बढ़ेंगे, लेबर डिस्प्यूट्स बढ़ेंगे, सिविल डिस्प्यूट्स बढ़ेंगे, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल को यहाँ पे आना चाहिए। तो अगर यहाँ पे सही फोरम्स होंगे, एडिक्वेट फोरम्स होंगे जिसपे हम सुनवाई कर सकें, तो कहीं ना कहीं लोगों को न्याय मिलेगा, और त्वरित न्याय मिलेगा, जल्दी न्याय मिलेगा, और एक्सपेंसेस उनके कम होंगे। जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम लोगों के साथ में है, एक तो कोर्टों में टाइम लग जाता है, और दूसरा अगर हम केसेस को बाहर भेजते हैं, हाई कोर्ट भेजते हैं, तो वहाँ पे खर्चा जो होता है वो भी उनको बहुत ज़्यादा होता है। लोकल अगर कम से कम जगदलपुर में हाई कोर्ट की बेंच होगी तो खर्चा भी कम होगा और न्याय दिलाने में आसानी होगी। जी बिल्कुल सही आपने कहा। लेकिन एक बात जो है मैंने भी सुना था कि जब बस्तर में 2013 में जो दरबा कांड, जिसे हम झीरम कांड के नाम से जानते हो, कांड हुआ था, तो बड़ी दिलचस्प लोगों में थी कि उस कांड के बारे में जाने। और मैंने सुना कि आप उस कांड के बाद कांग्रेस पार्टी की तरफ से आप पैरवी कर रहे थे। तो कैसा लग रहा था जब आप इस बड़ी घटना को लेकर आप एक पार्टी की ओर से कोर्ट में पैरवी कर रहे हैं? कई जो कांग्रेस के बड़े बड़े नेता थे, उन्होंने वो जो थे वहां पे शहीद हुए, साथ ही जवान शहीद हुए। इन शहीदों के बीच में आप उनके पार्टी की ओर से जब कोर्ट में जाकर लड़ाई लड़ रहे थे, तो क्या कितना मुश्किल था इस शब्द को लेके उठाना
कि जो हत्याएं हुई थी, नक्सली ने जिन नेताओं को मारा था उनको न्याय दिलाना, कि सबको पता था कि नक्सलियों ने इनको मारा है, फिर भी जो आप लड़ाई लड़ रहे थे, कांग्रेस पार्टी की तरफ से वकालत कर रहे थे, पैरवी कर रहे थे, ये कितना जो था हम बात कर सकते हैं। तो इस केस को लेकर आप कितना अनुभव अभी तक आपने किया है? देखिए, इस पे क्लैरिफिकेशन की आवश्यकता है। कांग्रेस की तरफ से मैंने जो जिस मैटर पे पैरवी की थी वो जुडिशियल इंक्वायरी कमीशन पे पैरवी की थी, क्योंकि किसी क्रिमिनल मैटर पे पैरवी नहीं की थी। इस घटना होने के बाद राज्य सरकार ने उस समय की जो डॉक्टर रमन सिंह जो मुख्यमंत्री थे, तत्कालीन जो सरकार थी, उन्हें एक जुडिशियल इंक्वायरी कमीशन कंडक्ट करवाया था। और जुडिशियल इंक्वायरी कमीशन में कांग्रेस के तरफ से मुझे पैरवी करने का मौका मिला। उस समय मैं कांग्रेस का रेगुलर मेंबर भी हुआ करता था, कांग्रेस मैंडेट व्यक्ति भी हूं मैं। तो उस समय कांग्रेस की तरफ से पैरवी करने का मौका मिला था। और जुडिशियल इंक्वायरी कमीशन में कहीं ना कहीं हमने अपना जो है पक्ष रखा था कांग्रेस की तरफ से। और उसमें कुछ 9 बिंदु थे जो जुडिशियल इंक्वायरी कमीशन ने डिसाइड किए थे, और उस बिंदु पे वकालत चल रही थी, उस बिंदुओं पे हमको पैरवी करनी थी। और उस जुडिशियल इंक्वायरी कमीशन पे मैंने पैरवी की थी कांग्रेस की तरफ से। कांग्रेस की तरफ से किसी क्रिमिनल मैटर पे पैरवी नहीं की है मैंने, कांग्रेस की तरफ से जुडिशियल इंक्वायरी कमीशन में पैरवी की थी। और बहुत टफ एक्सपीरियंस रहा उस समय में, क्योंकि एक तो बहुत बड़ा मैटर था, कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। जितने नेता उसमें शहीद हुए हैं, लगभग सभी व्यक्तिगत रूप से मुझे जानते थे, मैं उन्हें जानता था। कर्मा जी हैं, हमारे सम्मानीय नेता थे। नंद कुमार पटेल जी उस समय पे पीसीसी के चीफ हुआ करते थे। शुक्ला साहब थे जिनकी डेथ हो गई। उसमें कुछ पीएसओस भी थे लोकल, जिनको मैं व्यक्तिगत रूप से जानता था, क्योंकि कांग्रेस भवन में उनके साथ मुलाकात होती थी, चाय हो जाता था, समोसा हो जाता था। तो बहुत आहत हैं उस घटना से हम लोग, और हमारे लोग उसमें कांग्रेस के खत्म हुए थे। और कहीं ना कहीं एक फैक्टर ये भी है कि जुडिशियल इंक्वायरी कमीशन सरकार ने बनाया, और वो इंक्वायरी कमीशन अभी भी चल रहा है। अब तो मैं उसमें अपीयर नहीं हो रहा हूँ, हमारे सीनियर हैं वो उसमें अपीयर हो रहे हैं, जा रहे हैं। मिस्टर सुदीप श्रीवास्तव हैं, सुप्रीम कोर्ट के लर्नेड एडवोकेट हैं, वो अपीयर होते हैं। हमारे समय में भी वो हमारे साथ में थे, हमारे इससे सीनियर भी हैं और अच्छे एडवोकेट हैं वो। आप शुरू से कानून राजनीतिक दलों से ताल्लुक रखते थे, आपने खुद भी कहा कि आप कांग्रेस के एक सदस्य थे, तो आखिर क्या वजह थी कि आप फिर से राजनीतिक से रिटायर ले लिए? ऐसा माना जाता है कि आप रिटायर ले लिए, फिर से वकालत में लग गए, तो क्यों ऐसा राजनीतिक आपने क्यों छोड़ा? नहीं, मैं फिर से वकालत पे नहीं आया हूँ, थोड़ा सा इस पर क्लैरिफाई करूंगा। वकालत तो मेरा जो है वो प्रोफेशन भी है और पैशन भी है। मूलभूत वकीली हूँ मैं, और वकालत मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है। और बहुत कम उम्र से वकालत के प्रोफेशन से मैं जुड़ा हुआ हूँ। खानदानी तौर पे भी वकील हैं हम लोग, मेरे फादर भी प्रैक्टिस में हैं, उनके ब्रदर भी प्रैक्टिस में हैं, और हमारे जो रिलेटिव्स हैं सभी प्रैक्टिस में। तो मूलभूत वकील हूँ मैं। कांग्रेस से मेरा जुड़ाव हुआ पर्सनली, बहुत से नेताओं से पहचान थी, उनके साथ उठना बैठना, तो कांग्रेस का मैं मेंबर था। और राजनीति से अलग हो जाना या राजनीति में रहना ये समय की बात रहती है। राजनीति कोई फुल टाइम बिजनेस नहीं था हमारा, लेकिन पर्टिकुलर आप किसी पार्टी से जुड़े होते हैं या उनकी आइडियोलॉजी से जुड़े होते हैं तो पद मिल जाना या कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिल जाना एक गलत बात है। लेकिन कोई फुल टाइम पॉलिटिशियन नहीं है हम लोग, बेसिकली वकील हैं, वकालत करते हैं। और वकालत केवल मेरा प्रोफेशन नहीं है, मेरा पैशन है। बहुत पैशनेट होकर मैंने प्रैक्टिस ज्वाइन की है। वकालत मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक वही काम है मेरा वकालत का। और फ्रेंकली स्पीकिंग टाइम नहीं निकल पाता, प्रैक्टिस में इतना काम है, इतने केसेस रहते हैं, समय नहीं मिल पाता है। और इसलिए थोड़ा सा पृथक है राजनीति से। और कभी अगर किसी को जरूरत होती है तो उसके लिए खड़े हो जाते हैं, उसके पार्टिसिपेट करते हैं। बाकी टेक्निकली कोई फुल टाइम लीडर नहीं है यहाँ पर। और वकील हैं, वकील थे, वकील रहेंगे जीवन में। जी बिल्कुल, वकील थे, आप आज भी वकील हैं और आज भी लोगों की लड़ाई लड़ते हैं। लेकिन एक कहानी है या सच्चाई है, इससे मैं आपसे रूबरू हुआ हूँ, तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि लोग कहते हैं कि आप जब किसी को लेके पैरवी करते हैं तो बहुत ज्यादा फीस लेते हैं। तो फीस की कहानी कहाँ तक सच है, इसको जो है हम संवाद के जरिए से लोगों को बताना चाहते हैं। जो आपकी फीस की लड़ाई है, लोगों की बात नहीं करता हूं मैं, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो फीस अवेलेबल कर पाते हैं, लेकिन जो छोटे लोग होते हैं वो फीस को लेकर कहीं ना कहीं इतराते होंगे आपके पास आने के लिए, क्योंकि आप नामी हैं, वकील हैं, बड़े वकील हैं। तो क्या लगता है कि फीस की लड़ाई आपके लिए कहाँ तक सही है? कितनी फीस लेते हैं आप लड़ाई के लिए? देखिए, इसमें मैं आपसे कहूँगा, जैसे मैंने आपको बताया कि सिविल साइड, मैट्रिमोनियल साइड के मैटर्स में ज़्यादा देखता हूँ। सिविल रेवेन्यूज मेरे पास ज़्यादा रहते हैं। सिविल केसेस अपने आप में
प्राइमा फेसाई बड़े केसेस होते हैं, बहुत टेक्निकल केसेस होते हैं, बड़े केसेस होते हैं। सिविल मुकदमे लड़ने वाले वकील भी हर जगह पे उनकी संख्या थोड़ी कम होती है। टफ कानून होता है सिविल लॉ का। तो फीस का जो फैक्टर है, लोगों का ऐसा कहना है कि फीस बहुत ज़्यादा है मेरी और बहुत ज़्यादा फीस चार्ज करते हैं, लेकिन उसके बाद भी सैकड़ों फाइलें ऑफिस में हैं, नंबर ऑफ फाइल्स बहुत ज़्यादा हैं, समय नहीं है मेरे पास में कि मैं दूसरे किसी काम में इन्वॉल्व हो सकूं। ये फीस का जो मैं आपको जवाब दूंगा इस पे, इसको थोड़ा काट लें। मैं इतना ही कहूँगा कि मुकदमे के अनुसार और पार्टियों के अनुसार फीस दी जाती है। बड़े बड़े क्लाइंट्स भी हैं मेरे पास, बड़े बड़े इंडस्ट्रिस्ट भी हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन भी हैं और साधारण लोग भी हैं, साधारण क्लाइंट्स भी हैं। मैं आपको बताता हूँ कि हो सकता है कि जो कॉम्पिटिटर होंगे या कोई जो राइवल्स होंगे वो इस तरह की बात को मार्केट में फैलाते हैं कि बहुत फीस लेते हैं। फीस के बिना काम नहीं हो पाता है। नेचुरली हमको भी अपना जीवन चलाना है तो फीस तो चार्ज करना पड़ेगा, हमारा रोजी रोटी उसी से जुड़ा हुआ है। लेकिन कई ऐसे क्लाइंट्स हैं जिनसे मैं पर हियरिंग का 500 रुपये चार्ज करता हूँ, आज भी 500 रुपये चार्ज कर रहा हूँ। कई ऐसे क्लाइंट्स हैं जिनसे मैं पूरे मुकदमे लड़ने का 10,000 20,000 भी चार्ज नहीं करता हूं। तो ये एक मिथ हो सकता है, लेकिन हाँ, जिस हिसाब के मुकदमे होते हैं और अगर आपके बड़े केसेस हैं, अभी मेरे पास एक मुकदमा है, मैं ज़्यादा उसकी चर्चा नहीं कर पाऊंगा क्योंकि कॉन्फिडेंशियलिटी होती है मुकदमे की। 125 एकड़ जमीन का मुकदमा है, 125 एकड़ जनरल लैंड बस्तर में। अब उस जमीन की कीमत का अंदाजा आप लगाइए, अब उसमें मुझे फीस तो चार्ज करना पड़ेगा ना इतने बड़े मुकदमे को लड़ने के लिए, तो फीस चार्ज करते हैं। नेचुरली महंगे वकीलों में गिनती है। अब आपका कद बढ़ेगा तो आपकी फीस भी बढ़ेगी। तो जो एफोर्ड कर सकते हैं वो आते हैं और साधारण लोगों का भी केस मेरे पास में है। मैंने जैसे आपसे बताया कि मैंने 500 रुपये भी लोगों से चार्ज किए हैं पर हियरिंग के। आज भी लोगों से 500 रुपये पर हियरिंग चार्ज करता हूँ। कई मुकदमों में, कई ऐसे मुकदमे हैं जिसमें 10,000 20,000 रुपये पर हियरिंग चार्ज करते हैं, 5 लाख 6 लाख रुपए भी चार्ज करते हैं। डिपेंड करता है कि केस का क्या स्टेटस है, केस कितना गंभीर है और उसमें हमारा कितना एफर्ट लग रहा है कुल मिलाकर। जी बिल्कुल, जो है मतलब लोग, गरीब लोग भी आपके पास केस लड़ने आ सकते हैं, ऐसा हम बोल सकते हैं, क्योंकि 500 रुपया, 1000, 20,000, 10,000 फीस कहीं ना कहीं कोर्ट में केस लड़ने के लिए बहुत कम राशि है। लेकिन एक आप बस्तर में जब वकील कानून की लड़ाई लड़ रहे हैं, वकील है बस्तर में, बस्तर के लोगों के लिए लड़ते हैं, तो कहीं ना कहीं आपने ये भी देखा होगा कि जो आज की कानून व्यवस्था है, इसमें जो देश की कानून व्यवस्था है उसमें क्या बदलाव करना चाहिए, क्योंकि बस्तर के क्षेत्र में आप कानूनी लड़ाई लड़ते हैं तो कहीं ना कहीं हर दिन कुछ नए नए एक्ट सुनने को मिलते होंगे, कुछ नए कांड सुनने को मिलते होंगे, तो आपको कहीं ना कहीं मन में ऐसा भाता भी होगा, लगता भी होगा कि बस्तर देश में जो इस कानून व्यवस्था है इसको इस प्रकार से करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों को तकलीफ आज भी है इससे। देखिए, मुझे लगता है कि देश में बहुत से कानून हैं, उसमें कुछ चेंजेस की जरूरत है। मुझे व्यक्तिगत रूप से लगता है प्रैक्टिकली हम जिस प्रॉब्लम्स को देखते हैं, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण बताता हूँ कि आपको अगर मनी रिकवरी सूट लगाना है और आपके 1 लाख रुपए की रिकवरी है या 10 लाख रुपए की रिकवरी है मुझसे और आपके पास में कोई चेक नहीं है, तो आपको 10% एड वॉटम कोर्ट फीस, मूल्य अनुसार कोर्ट फीस पटाना पड़ेगा। मतलब 10 लाख का 1 लाख रुपए कोर्ट फीस देना पड़ेगा, स्टाम्प ड्यूटी, मतलब वो वकील की फीस नहीं है, वो स्टाम्प ड्यूटी है। उसके बाद वकीलों की अपनी फीस होती है, अपने खर्चे होते हैं। तो मुझे लगता है कि अंग्रेजों ने बहुत से ऐसे कानून बनाए थे जो पढ़ने से, देखने से समझ में आता है कि ये हिंदुस्तान के लोगों को कहीं ना कहीं टॉर्चर करने के लिए। अब ये कानून आप सोचिए ना कि मुझे अपना 10 लाख रुपया आपसे रिकवर करना है, आपने मेरा 10 लाख रुपया ले लिया है, मुझे उसको आपको रिकवर करना है आपसे, मुझे कोर्ट में जाना है रिकवरी करने के, मनी रिकवरी सूट लगाना है मुझे, और मैं 1 लाख रुपए स्टाम्प ड्यूटी पटा रहा हूँ। ये कानून कब बना था? ये अंग्रेजों के जमाने में बना था, आज से कई साल पहले जब देश आजाद नहीं हुआ था। उस कानून को बदलने की जरूरत है। ऐसे कई बहुत सारे कानून हैं जिससे बेल, मुझे लगता है कि बहुत इम्पॉर्टेंट है कि बेलों की सुनवाई जल्दी हो। कई मामलों में मैंने देखा कि बहुत वक्त लग जाता है बेलों की सुनवाई होने में। बेल एक फंडामेंटल राइट जैसा होना चाहिए। किसी को भी आप अगर जेल में रख रहे हैं अधिकतम समय, बाद में वो अगर एक्यूटल होकर निकल जाता है, वो छूट के निकल जाता है, तो उसका बहुत सारा समय जेल में बर्बाद हो जाता है। तो बेल, ज्यादा से ज्यादा बेल हिंदुस्तान में मिलनी चाहिए। सिविल लॉ के जो प्रकरण है, मैट्रिमोनियल इश्यूज जो हैं, जैसे मुझे लगता है कि म्यूचुअल डाइवोर्स का पीरियड 6 महीना है। ये मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है कि म्यूचुअल डाइवोर्स का पीरियड 3 महीना कम से कम होना चाहिए। 3 महीना शॉर्ट होना चाहिए कि अगर कोई फ्री होना चाहता है, तलाक लेना चाहता है, तो जल्दी से जल्दी उसकी तलाक हो जाए। और सिविल केसेस की सुनवाई जो है वो जल्दी से जल्दी होनी चाहिए। सालों साल मैं देख रहा हूँ कोर्टों में सिविल केसेस पेंडिंग है, और मैं कहीं ना कहीं उसके लिए अपने आप को भी जिम्मेदार मानता हूँ। कहीं ना कहीं हमारी भी गलती है,
कभी कभी हम डेट बढ़वा लेते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं, छुट्टियां हैं, ये बीमार हो गया, वो बीमार हो गया, कभी जज साहब नहीं है, कभी हमारी तबीयत खराब हो गई, हमारे परिवार में किसी की तबीयत खराब हो गई, अपोजिट पार्टी में किसी की तबीयत खराब हो गई, उस तरफ के वकील की तबीयत खराब हो गई। ये नेचुरल चीजें, ये होती रहेंगी। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए सुनवाई बहुत जल्दी होनी चाहिए, फैसले बहुत जल्दी होने चाहिए। सिविल केसेस तो सबने सुना हुआ है कि सिविल केसेस बहुत लंबे समय तक चलते हैं, तो एक टाइम पीरियड होना चाहिए कि इतने दिनों के अंदर कम से कम केसेस को खत्म किया जाना चाहिए। और कहीं ना कहीं हाई कोर्ट का और सुप्रीम कोर्ट का ये निर्देश हमेशा कोर्टों को रहता है, कोर्ट का भी अपना प्रयास रहता है कि जल्दी से जल्दी मामलों को खत्म किया जाना चाहिए। जो टेक्निकल कमी है कोर्टों में, जैसे जजेस की कमी मुझे लगती है, स्टाफ की कमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी बहुत ज्यादा है हमारी जुडिशरी में। सरकार को इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बहुत ज्यादा खर्चा करना चाहिए कोर्ट पे, उन चीजों की कमी है। अगर ये फुलफिल होगा तो कहीं ना कहीं केसेस जो है वो तेजी से चलेंगे, लोगों को जल्दी रिलीफ मिलेगा। कानून में बदलाव ये जरूर है कि कुछ एक्ट्स हैं जिसमें कई प्रोविजन है, जैसे मैं आपको बताया कि आपको पैसा रिकवर करना है तो 10 लाख रुपए में 1 लाख रुपए पहले पे करना है स्टाम्प ड्यूटी। डाइवोर्स के मामले हैं, बेल के मामले हैं, स्पीडी ट्रायल के इश्यूज हैं, ये अगर चेंजेस होंगे धीरे धीरे तो कहीं ना कहीं रिलीफ मिलेगा। जी बिल्कुल, आपको बता दें आज हमारे इस एपिसोड में आप बस्तर की कानून व्यवस्था के बारे में बात कर रहे थे। हमारे साथ संकल्प दुबे जी थे जिन्होंने कानून के बारे में बहुत कुछ जानकारी आपको दी। आपको बता दूं, बस्तर में कानून की लड़ाई लड़ना उतना ही कठिन है जितना बस्तर में जंगलों में रहकर पत्रकार अपनी पत्रकारिता करते हैं, क्योंकि न्याय एक बहुत बड़ी मार आज भी बस्तर में लगी हुई है, क्योंकि बहुत से बेगुनाह लोग हैं जिनको आज भी न्याय नहीं मिल पाया है। जो निर्दोष आदिवासी की भी हम अगर बात करें तो कहीं ना कहीं वो भी आज भी कई सारे लोग जेल में हैं, तो उनकी एक खास बात चल रही थी और बहुत सारी जानकारी जो है कानून व्यवस्था को लेके संकल्प दुबे ने हमारे साथ साझा किया। आगे भी हमारी कड़ी जो है संवाद की जारी रहेगी, जब तक के लिए